नवंबर और दिसंबर के महीने में दिल्ली चारों तरफ हेडलाइंस में छाया रहता है। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बात अब दिल्ली और एनसीआर में राजधानी दिल्ली एनसीआर में ये किसी अचीवमेंट के लिए नहीं, बल्कि एक और गंदा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। में प्रदूषण का स्तर अभी काफी खराब श्रेणी में। राजधानी में हवा की दिशा बदलने और गति कम होने के कारण आबो हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। कोर्ट ने अगले आदेश तक ग्रेव कोड लागू रहने के निर्देश जारी किए हैं। हवा की क्वालिटी में अभी कोई सुधार नहीं आया है। पॉल्यूशन को देखते हुए ग्रेव 3 लागू कर दिया गया है। दिल्ली में औसत AQI की अगर बात करें तो ये AQI 401 दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरे के निशान से काफी ऊपर जा चुका है। 700 AQI हो चुका है दिल्ली का। सोशल मीडिया पर चारों तरफ मीम्स बन रहे हैं। फ्रेश ऑक्सीजन न्यूज चैनल्स पर हेडलाइंस में सिर्फ और सिर्फ इसी चीज की डिबेट हो रही है। हम अपने अपने घरों में बंद हैं। लिटरली देश की राजधानी एक गैस चैम्बर बन चुकी है। पता है पर यहां पर आयरनी क्या है? जैसे ही मिड दिसंबर आता है और AQI थोड़ा नीचे जाता है तो हम सारी चीजों को भूलने लगते हैं। ये जो न्यूज चैनल्स है जो चिल्ला चिल्ला कर डेटा बता रहे होते हैं, ये सब शांत होने लगते हैं। हम भी इस चीज को भूल जाते हैं और एक ये रूटीन की तरह चलता है कि नवंबर में 1 महीना पॉल्यूशन ट्रेंडिंग पर रहेगा, उसके बाद में 11 महीने के लिए भूल जाते हैं। पर चिंता की बात यह है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरे साल भर सीवियर जोन से ऊपर रहता है। द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक एवरेज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए हजार्डियस है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली वॉज रैंक्ड इंडियाज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन जनवरी 2024। समस्या यह है कि इन सारी चीजों के बावजूद भी देश के लोगों ने इन समस्याओं के साथ जीना सीख लिया है। यहां पर सवाल उठता है क्यों हम जब तक स्थिति बद से बदतर नहीं हो जाती है तब तक आवाज नहीं उठाते हैं। और ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। IQAIR की रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में बेगूसराय, गुवाहाटी, मल्लनपुर, सहरसा, सिवान, ये कुछ ऐसे भारत के शहर हैं जो कि टॉप पॉल्यूटेड सिटीज इन दी वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल हैं। इनमें से कुछ के नाम तो आपने सुने भी नहीं होंगे। एक और शॉकिंग फैक्ट सुनो, दिल्ली में रह रहे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 7 ईयर्स से कम हो रही है ड्यू टू दिस पॉल्यूशन। अब बात करते हैं मुद्दे की, तो हमें यह सोचना होगा कि जो हवा हम इनहेल कर रहे हैं वो हमारे जीवन को खत्म कर रही है। क्या अब भी हम इसे 1 महीने का मुद्दा मानकर चिल्लाएंगे और भूल जाएंगे? क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि पूरे साल इस हवा को साफ कैसे रखा जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बड़ी प्रॉब्लम है। यह सिर्फ एक सिटी या फिर एक सीजन तक सीमित प्रॉब्लम नहीं है। इसके पीछे 12 महीने कुछ ना कुछ चल रहा होता है और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो सारा सब कुछ आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और इसका एयर पोल्यूशन से क्या कनेक्शन है। फिर हम देखेंगे कि इंडिया में एयर पोल्यूशन के मेजर कॉजेस क्या है। सिर्फ फैक्ट्रीज और व्हीकल्स को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसके बाद हम ये समझेंगे कि गवर्नमेंट ने इस चीज को सुधारने के लिए क्या किया है और उसका इंपैक्ट कितना है। और आखिर में सबसे जरूरी चीज कि समस्या पे नहीं समाधान पर फोकस करेंगे। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हम एज ए सोसाइटी क्या स्टेप्स ले सकते हैं, कुछ एक्शनेबल स्टेप्स जिससे हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए ना ज्यादा कुछ तो साफ हवा तो बचा सके। ये सिर्फ एक वीडियो या डिस्कशन नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। चलिए समझते हैं एयर पोल्यूशन की असली तस्वीर को। सबसे पहली चीज, AQI क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स एक तरह का स्कोर कार्ड है। ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसके तहत हम ये देखते हैं कि हमारे वातावरण में मौजूद हवा कैसी है, वो कितनी साफ है, उसका हमारी हेल्थ पर क्या इंपैक्ट होगा। इस हिसाब से एयर क्वालिटी इंडेक्स में 6 कैटेगरीज होती हैं: गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर और हजार्डियस। ये 6 कैटेगरीज होती हैं। AQI जितना ज्यादा होता है ये दर्शाती है कि हवा उतनी ज्यादा प्रदूषित है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद दिल्ली की हवा हजार्डियस या फिर वेरी पुअर वाली कैटेगरी में आती होगी, लेकिन मैं जब आपको ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के कैटेगरीज के पैरामीटर्स समझाऊंगा तो आप शॉक हो जाएंगे। पहला कैटेगरी है गुड। 0 से 50 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है, मतलब वहां की हवा जो है वो साफ है,
शुद्ध है, बिना किसी टॉक्सिक एलिमेंट के है और उसका ह्यूमन हेल्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी हमारी आती है, अगर 51 से 100 के बीच में AQI है तो वो एयर जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है, अडल्ट सिटीजन जो है उसे इनहेल करेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो बियरेबल है। बस जो हाईली सेंसिटिव लोग हैं शायद उन्हें दिक्कत आएगी। फिर हम तीसरी कैटेगरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो 101 से 150 के बीच में अगर AQI है तो वो स्लाइट डिस्कंफर्ट आपको देगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बियरेबल है वो भी। लेकिन जब आप फोर्थ कैटेगरी में जाते हैं, जहां पे 151 से आप लगा लीजिए 200 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स आ रहा है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट विमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली सिटीजन्स। पांचवी कैटेगरी जो कि वेरी अनहेल्दी एयर का कंपोनेंट है जिसके अंदर, वो होता है अगर 201 से 300 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जहां पर लोगों को क्रॉनिक ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, ऑर्गन इंपेयरमेंट तक की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और ये हवा प्रदूषित है। और लास्ट कैटेगरी जहां पे 301 से 500 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो ये सबसे जहरीली हवा है। सावधान रहिए, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स आपकी जान तक ले सकता है और ये डेटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब आप सोच लीजिए, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से भी ऊपर था। AQI को तो आपने समझ लिया, लेकिन इस एयर क्वालिटी इंडेक्स का पोल्यूशन से क्या रिलेशन है, आइए इसे समझते हैं। पूरे वर्ल्ड में इंडिया 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद में यह खिताब हमें मिला है। वर्ल्ड की जो टॉप 50 पॉल्यूटेड सिटीज हैं, उनमें से 42 सिटीज सिर्फ इंडिया की है और ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। एयर पोल्यूशन तब होता है जब हार्मफुल एलिमेंट्स सच एज गैस, डस्ट, केमिकल्स, ये सारी चीजें हमारी हवा में मिल जाते हैं। और इनके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं जिन्हें हम डिटेल में समझेंगे। और ये पोल्यूटेड एयर सिर्फ इनहेल करने में प्रॉब्लम नहीं है, ये जब इनहेल होती है तो हमारे हार्ट, लंग्स और पूरे पल्मोनरी सिस्टम को बेकार कर देती है। ये हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरनाक है। इन सारी चीजों को समझने से पहले ये समझते हैं कि AQI और पोल्यूशन का क्या रिलेशन है। जैसे कि हम जानते हैं कि पोल्यूटेड एयर के अंदर बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स रहते हैं। पोल्यूटेड एयर जो चारों तरफ होती है उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया। और सबसे डेंजरस जो पॉल्यूटेंट होता है वो होता है PM, पार्टिकुलेट मटेरियल्स जो होते हैं, PM 2.5 एंड PM 10। पार्टिकुलेट मैटर ये इतने घातक होते हैं, इसको मैं आपको एक रेफरेंस से समझाता हूं। 1998 में इंडिया का जो एनुअल ज्योग्राफिक मीन पार्टिकुलेट मैटर होता है वो 27 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर था। कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ी सिंपल चीज है कि 1 क्यूबिक मीटर के अंदर आपको 27 माइक्रोग्राम्स ऑफ पॉल्यूटेंट मिलेगा, वो बारीक ड्रॉपलेट जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। ये 1998 का मैं आपको फिगर बता रहा हूं, लेकिन यही फिगर उठाकर अगर हम 2022 में लाते हैं तो हमें पता चलता है कि PM 2.5 का कंसंट्रेशन 44 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर हो चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। एयर पॉल्यूटेंट्स में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं, साथ ही साथ ये सूक्ष्म पार्टिकुलेट मैटर्स भी होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर्स 10 और पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5, जिसमें 2.5 और भी बहुत ज्यादा बारीक होते हैं, इतने बारीक कि हमारी हवा के अंदर ये घुल जाते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारी ब्लड स्ट्रीम्स तक पहुंच जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। PM 2.5 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में जितना बढ़ता चले जाएगा उतनी ही हमारी हवा जहरीली होते चली जाएगी। अब समस्या यह है कि इस चीज का कंसंट्रेशन या फिर एयर पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है। ग्लोबली एयर पोल्यूशन की वजह से 7 मिलियन लोगों की, यानी कि 70 लाख लोगों की मौत होती है। अगर इंडिया में बात की जाए कि एयर पोल्यूशन के मेजर सोर्सेस क्या हैं, तो हम ब्रॉडली 2 तरह के सोर्सेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक नेचुरल सोर्स और दूसरा एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स यानी कि जो ह्यूमन मेड एक्टिविटीज के कारण होता है। नेचुरल सोर्स हो सकते हैं पोलन ग्रेन्स की वजह से, डेजर्ट से जो डस्ट उठ रही है उसकी वजह से, या फिर जो मिनरल्स से डस्ट निकलती है। ये प्रकृति मानवों के आने से पहले भी थी और मानवों के बाद भी रहने वाली है और ये अपना बैलेंस बनाती रहती है। नेचुरल सोर्सेस से एज सच एयर पोल्यूशन का लेवल बहुत नहीं बढ़े हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन में मेजर कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन सोर्सेस का। और इन ह्यूमन सोर्सेस में भी हम 4 प्रोमिनेंट सोर्सेस को अगर आइडेंटिफाई करें तो पहला ह्यूमन मेड कॉज है इंडस्ट्रियल एमिशन, दूसरा है व्हीकुलर एमिशन, तीसरा है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज
और चौथा डोमेस्टिक फ्यूल। कॉज नंबर 1 इंडस्ट्रियल एमिशन की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल एमिशन एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। लगभग 51% एयर पोल्यूशन इंडस्ट्रियल एमिशन से होता है। जो मेजर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें आती है थर्मल पावर प्लांट्स, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, आयरन एंड स्टील प्लांट्स और केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के रिपोर्ट के अनुसार थर्मल पावर प्लांट्स कंट्री में सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज करते हैं। जस्ट टू वेरीफाई दिस आपको एक एग्जांपल देता हूं। दिल्ली के पास सिचुएटेड भद्रापुर थर्मल पावर प्लांट को 2018 में बंद करना पड़ा क्योंकि दिल्ली के बढ़ते पोल्यूशन में यह थर्मल पावर प्लांट और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था। सिमिलरली कानपुर जो कि एक सिटी है जहां पे लेदर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मार्केट है, वहां पर आपको देखने मिलेगा कि वहां का AQI इस इंडस्ट्री के कारण बहुत ज्यादा खराब रहता है। दूसरा कॉज है व्हीकुलर इमिशंस। जब हमारी गाड़ियां रोड पर चलती है तो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं। एग्जॉस्ट फ्यूम से निकलने वाली गैसेस के अंदर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सबसे हार्मफुल पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10। व्हीकल एमिशंस 27% एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। आज के टाइम में इंडिया के हर घर में कम से कम एक व्हीकल तो है, मतलब आप और मैं, हम सब इस पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। कॉज नंबर 3 है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। खेती में जब फसलों को हार्वेस्ट कर लिया जाता है उसके बाद में जो बचा हुआ कचरा रहता है उससे निपटने का सबसे सीधा और सरल और सस्ता समाधान किसान को दिखता है कि उस क्रॉप रेसिड्यू को बर्न कर दिया जाए, और क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग ही तीसरा मेजर पोल्यूटेंट का कारण है। जब खेतों में इस बची हुई पराली को जलाया जाता है तो वो एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पोल्यूटेंट रिलीज करती है। खास करके नॉर्थ इंडिया के जो मेजर एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनफैक्ट मध्य प्रदेश, ये सारे ही स्टेट्स इस पोल्यूशन में खूब कंट्रीब्यूट करते हैं। ये जो स्टबल बर्निंग होती है ये क्विक और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है खेत के कचरे को साफ करने का और नई फसल के लिए खेत को तैयार करने का। पर इसके साथ एक नुकसान जुड़ा हुआ है कि जब इसे जलाया जाता है तो बहुत सारी फ्लाई ऐश एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाती है जो पार्टिकुलेट मैटर को बढ़ाती है। अगर मैं इसे आपको डेटा के हिसाब से बताऊं तो 1 मिलियन टन पराली जलाई जाने पर 199 kg ऑफ फ्लाई ऐश एमिट होती है, 1460 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, 60 किलोग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, 2 किलोग्राम ऑफ सल्फर ऑक्साइड रिलीज होता है और 3 kg ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर रिलीज होता है। इतना सारा हार्मफुल एलिमेंट एयर पोल्यूटेंट्स में ऐड होता है। इसी के साथ साथ जब केमिकल फर्टिलाइजर्स का खेती में इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत सारा अमोनिया रिलीज होता है और जो दूसरे पोल्यूटेंट्स के साथ मिलकर एक सेकेंडरी लेयर ऑफ पार्टिकुलेट मैटर बनाता है जिससे पोल्यूशन में एक और लेयर ऐड हो जाती है। चौथा मेजर कॉज एयर पोल्यूशन का है डोमेस्टिक फ्यूल्स। टोटल एयर पोल्यूशन में लगभग 5% कंट्रीब्यूट करते हैं डोमेस्टिक फ्यूल्स, खास करके रूरल एरियाज में जहां आज भी कुकिंग फ्यूल के लिए ट्रेडिशनल सोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे लकड़ी जलाई जा रही है या फिर गोबर से बने कंडे या उपलों का इस्तेमाल किया जाता है। डोमेस्टिक फ्यूल के लिए इन चीजों का यूज करने से बहुत सारे पोल्यूटेंट्स जैसे पार्टिकुलेट मैटर 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं जो इंडोर और आउटडोर एयर पोल्यूशन करते हैं। सीधी सी बात है, जब घर के अंदर एक महिला चूल्हे पर लकड़ी जलाएगी तो उससे जो पार्टिकुलेट मैटर और जो धुआं निकलेगा वो खुद इनहेल करेगी और उस कारण से हेल्थ डिसीजेस, खास करके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, विमेन और बच्चे जो ज्यादातर समय तक घर में रहते हैं उन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसे सॉल्व करने के लिए क्लीन फ्यूल टेक्नोलॉजी जैसे LPG वगैरह के ऊपर काम किया गया है, लेकिन इकोनॉमिक बैरियर्स के कारण यह भी हर व्यक्ति की पहुंच तक नहीं है। इन सारे कॉजेस के अलावा एयर पोल्यूशन में मेजर कंट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन साइट्स का भी होता है। खास करके शहर में चल रहे लगातार कंस्ट्रक्शन के कारण बहुत सारा हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट्स एड ऑन होता है। ये थी सारी समस्याएं, लेकिन जीवन में हमेशा समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करना है और इसीलिए अब हम देखते हैं कि इस एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आज तक क्या किया गया है। शुरू करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए कुछ स्टेप्स से। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन अभी भी इस प्रॉब्लम का स्केल इतना बड़ा है कि हमें और सोचना पड़ेगा कि क्या किया जा सकता है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10 का
जो कंसंट्रेशन है उसको 20 से 30% कम करना है अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ऑफ 2017 और ये अचीव करना है बाय 2024। कवरेज अगर देखी जाए तो 130 नॉन अटेनमेंट सिटीज यानी कि वो सिटीज जहां पे एयर क्वालिटी सेट स्टैंडर्ड से काफी नीचे है, उन सिटीज को टारगेट किया गया है। अब इस प्रोग्राम के तहत क्या स्टेप्स लिए गए, तो रियल टाइम क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस बनाए गए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स चलाए गए और साथ ही साथ सिटी स्पेसिफिक टारगेट प्रोग्राम चलाए गए, जैसे कि इंडस्ट्रीज या फिर ट्रांसपोर्टेशन या फिर मिनरल्स किस कारण से पोल्यूशन हो रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा जो दूसरा स्टेप लिया गया है वो है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। खास करके दिल्ली और एनसीआर रीजन में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा स्पाइक करता है तो उस समय इस चीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ क्विक स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे व्हीकल्स की मूवमेंट को ऑड इवन प्रोग्राम के थ्रू रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ब्रिक क्लिन्स वगैरह को टेम्पररी बंद कर दिया जाता है, थर्मल पावर प्लांट्स को शट डाउन कर दिया जाता है और टेम्पररी रूप से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को भी बैन किया जाता है। इसी के साथ साथ फेम स्कीम के थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने पर सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के कारण जो एयर पोल्यूशन होता है उसे चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने मशीन्स पर सब्सिडी दी, जैसे हैप्पी सीडर मशीन या फिर स्ट्रॉ मैनेजमेंट मशीन्स को आप सब्सिडाइज्ड रेट पर खरीद सकते हैं। किसानों को इको फ्रेंडली तरीके से जो पराली है उसे जलाने के लिए फाइनेंशियल एड दी गई। साथ ही साथ अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए गए उन एरियाज में जहां पर ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था। इंडस्ट्रियल एरियाज और अर्बन एरियाज में ग्रीन बेल्ट का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जहां पर अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करने की बात की गई ताकि पेड़ लगने से पोल्यूशन थोड़ा कम हो। साथ ही साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम्स चलाई गई, जिसके तहत सब्सिडाइज्ड रेट पर एलपीजी दिया जाए ताकि डोमेस्टिक फ्यूल से होने वाला एयर पोल्यूशन जो है उसे चेक किया जा सके। अब सवाल आता है कि क्या ये सब करने से पोल्यूशन कम हो गया? जी नहीं। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच होगी, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट की स्कीम काम नहीं करेगी, इसमें कम्युनिटी एफर्ट और इंडिविजुअल हमें एक ऐसी अप्रोच अडॉप्ट करना होगी जिसमें हम स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लें उन इंडस्ट्रीज या व्हीकल्स पर जो इस समस्या को लापरवाही से देख रहे हैं और नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें जागरूक तरीके से यह भी सोचना होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी का जितना इस्तेमाल हो सके वो किया जाए। सोलर और विंड पावर जैसी क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। रूफटॉप सोलर सिस्टम्स रूरल और अर्बन एरियाज दोनों ही जगह बढ़ाए जा सकते हैं। हम और सरकार अपने स्तर पर कुछ छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इंप्रूव किया जाए, कार पूलिंग की जाए या फिर शेयर्ड बाइसाइकिल प्रोग्राम्स चलाए जाए, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। उस चीज के लिए कुछ इंसेंटिव्स ऐड ऑन किए जा सकते हैं ताकि प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल लोग कम करें। ऐसी कई छोटी बड़ी चीजें हैं जो हम अपने स्तर पर करके एयर पोल्यूशन को चेक कर सकते हैं और अपने अपने हिस्से का एयर पोल्यूशन होने से बचा सकते हैं। यह वीडियो एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवेयरनेस फैलाने के लिए है। सवाल यह है कि क्या हम एक्ट करने के लिए तैयार हैं? क्यों? क्योंकि साल भर भूल कर बैठने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर हम एक्ट नहीं करेंगे तो अगले साल फिर यही नवंबर दिसंबर में हम खड़े होंगे। क्योंकि जो हवा हम रोज इनहेल करते हैं वो एक प्रिविलेज है, गारंटी नहीं। आइए मिलकर काम करते हैं एक हेल्दियर और क्लीनर फ्यूचर के लिए।